चलिए, आज हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी योगा वेलनेस सेंटर फॉर मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के विशेष कार्यक्रम साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में हम उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस। मन के कारण उत्पन्न होने वाली शारीरिक रोग। शारीरिक रोग ना होते हुए भी मन के कारण शारीरिक रोग जैसा भ्रमित करने वाली, लोगों को सालों सालों तक जूझने में मजबूर करने वाली समस्या कहां पर है, किस लिए यह रोग उन्हें इतना परेशान कर रहे हैं, इस समझ के अभाव में सालों सालों तक दवाइयों का सेवन करते हुए शरीर को और खोखला बनाते हुए, मानसिक स्तर पर आत्मविश्वास को खोते हुए और रोग के साथ, उन रोग लक्षणों के साथ पीड़ित होते हुए दुर्भर जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम है जो अधिकांश लोगों में दिखती है। तो हमें इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद इस समस्या का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आंखें बंद, कमर सीधा, मेरुदंड सीधी, गर्दन सीधा। चलिए, आज समय व्यर्थ ना करते हुए विषय तो समझने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में एक इंसान को होने वाली बीमारियों में 75 से लेकर 90% बीमारियों का मूल कारण जो है मन। यह मैं नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान कह रही है। तो यह साइकोसोमेटिक मनोशारीरिक रोग कैसा होते कैसे हैं? क्या इतने सारे बीमारियां लोगों में दिख रहे हैं और सारी बीमारियां मिथ्या है? क्या सही में सारी बीमारियां भ्रम के कारण हैं? कोई बीमारी का नाम है ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं? तो ऐसा भी नहीं है, बीमारियां भी है और इसके हॉस्पिटल्स भी बहुत है। आज के आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान इतना तरक्की करने के बाद भी, जगह जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुलने के बाद भी, आज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गली गली में डॉक्टर मिलने लायक स्थिति का निर्माण होते हुए भी पैथोलॉजिकली टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होने के बाद रोग का कारण समझने में बहुत आसान होने के बावजूद तो हमारी रोगों की गति तो थमना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जितने मेडिकल साइंस आगे बढ़ते जा रहा है,
जितना नया नया अनुसंधान होते जा रहे हैं, नया नया दवाइयों का आविष्कार होते जा रहा है, मार्केट में उपलब्ध होते जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और हर हॉस्पिटल भीड़ के साथ चल रहा है, तो हम किस ओर जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? यह बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय विषय है। बीमारियां भी बढ़ रही हैं और हॉस्पिटल्स भी बढ़ रही है, तो हम इन बीमारियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? तब हम सबको सोचने में मजबूर किया जाता है, यह प्रश्न ऐसा क्यों हो रहा है? तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यह कहती है, आधुनिक मनोचिकित्सा विज्ञान यह कहती है, 75 से लेकर 90% बीमारियों का मूल कारण जो मन है। लेकिन मन में बीमारियां कैसे उत्पन्न होती है? ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा माइंड मैकेनिज्म, और पिछले हफ्ता इस पर कुछ बातें हुई थी और आज उसको थोड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, तो पूरा खेल इन्हीं के बीच में है। तो जब कॉन्शियस माइंड किसको कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किसको कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड किसको कहते हैं? कॉन्शियस माइंड वह स्थिति है जब स्वयं उस वक्त अपनी ज्ञानेंद्रिय और अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, वो है कॉन्शियस माइंड। हम चेतनावस्था में सारे विषयों को समझते हुए, सुनते हुए, देखते हुए रहते हैं, वह स्थिति है कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जिन विचारों को, जिन घटनाओं को, जिन परिस्थितियों को, जिन अनुभूतियों को हम फील कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो होती है सबकॉन्शियस माइंड, मतलब हमारी अनुभव, हमारी अनुभूतियां, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह सबकॉन्शियस माइंड, ठीक। और अनकॉन्शियस माइंड, हम पूरी तरह निद्रावस्था में 2 घंटा बेहोश होकर सो चुके, हमारे को कोई सेंस पता ही नहीं चल रहा हम कहां पर, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो माइंड मैकेनिज्म है, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, 3 भाग हमें समझ में आ रहे हैं। और इस शरीर के सारे गतिविधियों को, प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित करने वाली हमारी ब्रेन, और उस ब्रेन को चलाने वाली हमारी माइंड, ये पूरे क्रम। तो जैसी अनुभूतियों को हम फील कर, जैसी अनुभूतियां हमारे मन में प्रकट हो रही, जैसे एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहे हैं, और उस सबकॉन्शियस माइंड को उसको रिसीव करके अपने अंदर सेव करके बाद में वही हमारी संस्कार बना, हमारी आदत बन जाती है, उसके बाद संस्कार बन जाता है। यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति को हम देखने के बाद, पहली बार मिलने के बाद अपने मन में ऐसे विचार होती है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत
सरल व्यक्ति है और सरल भाषी भी है और व्यवहारशील, ऐसा फील कर। ये भाव जब तक हमें पता ना चले व्यक्ति सही या गलत, ये प्रूव होते तक हमारे मन में यही भाव चलते रहते, बहुत अच्छा व्यक्ति है। यदि हम इसके विपरीत किसी व्यक्तित्व के बारे में हम सोचते हैं, बहुत गिरा हुआ इंसान है, या फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, व्यक्ति सही नहीं, सही इंसान नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकती है, तो वो भाव भी हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। फर्स्ट साइड में हम जो फील करते हैं उस व्यक्तित्व को देखने के बाद, उनके आचरण को, उनकी आदतों को देखने के बाद, तो हमें ना कहीं एक भाव हमारे मन में प्रकट होती है, वह भाव कंटिन्यू चलता है, ये बिलीव से। और ये बिलीव जो है लगातार चलते चलते, कई बार हम रिपीट भी करते हैं। जब भी व्यक्तित्व सामने आए, व्यक्ति याद आए, उन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, ये बार बार रिपीट करके हम सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, ये चीज, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, या फिर ये विषय गलत है, विषय सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है। तो इस तरह के विचारों को हम बार बार रिपीट करते करते सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेनिंग देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे होती है जैसे हमारे घर में एक बच्चे होते हैं, सेम टू सेम। वो डायरेक्ट देख नहीं पाता, डायरेक्ट नहीं समझ पाता, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ब्रेन में जो इंद्रियों के द्वारा फीड किया गया वो भाव फिर सबकॉन्शियस में फीड किया गया, ये सबकॉन्शियस में उसको देख के एक्सेप्ट करते हैं, तो स्वतः निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। इतने पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होते हुए भी स्वयं निर्णय नहीं लेता। तो बच्चों की तरह जो भाव उसके अंदर भर देते, उसी भाव को लेकर उसके बाद क्या करती है, इतना फीडबैक देने के बाद, तो सॉफ्टवेयर है ना, पिछले हफ्ता मैंने कहा था, माइंड इज ए सॉफ्टवेयर, बॉडी इज ए हार्डवेयर। तो हमें यहां पर क्या होती है, जब वो बैठ गया उसका मन में, उसके बाद क्या करती है, इस हार्डवेयर की जो काम खत्म हो जाती है, वो फिर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड हो जाती है। पहले उसका फीडबैक यही देता है, अपन इंद्रियों के माध्यम से वो स्टोर कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, इसका काम खत्म हो जाती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जैसा कहती है वैसे मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वह व्यक्ति जब भी हमारे सामने आए तो मेरे व्यक्ति बहुत गंदा व्यक्ति है, ये व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, या तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, वही भाव हमारे साथ फिर रिपीट करती है। वो रिपीट करते ही कॉन्शियस माइंड क्या करती है, उसको तर्क वितर्क ना करते वो देख लेती है, बस आया अच्छा है, पहले उसका याद है दिमाग में, उसको वही फीडबैक दिए, लेकिन उसको सब चीजें उतना ध्यान नहीं दे, सीधा सीधा कहती है अच्छा है, बुरा है जो निर्णय प्रकट कर ले, हाँ ये दुश्मन है, अपने को संभाल लो, या फिर ये हमारे मित्र है, रिलैक्स हो जाओ। तो वैसे जैसा हुआ कॉन्शियस माइंड सोचा, तो वो तुरंत संदेश कहां जाएगी, हमारी ब्रेन। ब्रेन क्या करती है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा उन अंगों को संदेश भेजती है, ये दुश्मन है, तो सचेत हो जाओ, चलो इसको भगाओ, मारो, कुछ करो, इसको अपना सुरक्षा करो। फिर बाद में, या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत अच्छा है, अच्छा हवा लग रहा है, बस तो बहुत सुकून मिल रहा है, रिलैक्स हो जाओ। ब्रेन को, ब्रेन ने जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा हमारे उन अंगों को, अपने त्वचा को संदेश देते, रिलैक्स हो जाओ, हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्सेशन फिर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा फिर ब्रेन तक पहुंचती है, रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है, वो फीलिंग फिर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, इस साइक्लिंग चलता रहता है। तो यहां पर होता क्या है, हम अपने प्रोग्रामिंग को गलत करते हैं, गलत प्रोग्राम, गलत धारणाओं को हम उसमें बैठा लेते हैं, जिनके कारण ये धारणाएं फिर हमारे शरीर को चला लेती है। एक उदाहरण के लिए मैं कह दूं, अगर मान के चले हम एक रूम में बैठे हुए, अचानक एक जहरीला सांप, बहुत बड़ी सांप हमारे सामने खड़ी हो गई, फन फैलाकर एकदम, और धंसने के लिए तैयार है। तो उस समय हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में किस तरह का मैकेनिज्म चलेगी, सबसे पहले हार्ट बीट बढ़ेगा, श्वास तेज हो जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्या करना है समझ में नहीं आएगा, घबराहट, बेचैनी, कोई चक्कर आके गिर जाएगा, कोई भाग के दौड़ के भागेगा, और तीसरा व्यक्ति डंडा लेकर उसको मारेगा, उसको बाहर भागेगा। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करेगा, अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्शन
जो हमारी पुराने अनुभव, आज की हमारी मानसिक क्षमता, निर्णय क्षमता पर आधारित है। ये सारी चीजें चलती है हमारी सबकॉन्शियस माइंड के निर्देश के अनुसार। ठीक? तो जब घबराहट बढ़ा है तो उस समय क्या होगा? ब्रेन अलर्ट हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाएगी, उसके बाद ब्रेन अलर्ट होगी। ब्रेन अलर्ट होने के बाद तुरंत संदेश मिलेगा हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के द्वारा अंगों का, चलो दुश्मन आ गया, फिर ये सांप आ गया, उसको मारना है, ये तो वहां से भागना है। और भागने या उसको मारने के लिए दोनों में एक जरूरी चीज जरूरत है, वो है एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगी? भागने के लिए पैर में खून का दौरा बढ़ जाना चाहिए, खून ब्लड सप्लाई बढ़ना चाहिए, और हमारी नर्वस सिस्टम जो है हमारी मसल्स को मैनेज कर सके, वो मसल्स स्टिफनेस के साथ हड्डियों को पकड़ते हुए, जोड़ों को पकड़ते हुए, और अब पैर मोड़ते हुए दौड़ने का प्रक्रिया शुरू होना चाहिए, या फिर एक डंडा उठाकर उसको मारने का, भगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी मिलेगा कहां से? इसके लिए फिर अपना ब्रेन क्या करेगी, हमारी एड्रिनल ग्रंथियों को, ग्लैंड को संदेश दे, एनर्जी चाहिए। तो एड्रिनल क्या करेंगी? एड्रिनल कहां होती है? हमारे दोनों किडनी के ऊपर छोटे मटर के दाने की तरह दो ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्रिनल ग्लैंड्स। तो पूरी सिस्टम मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करना शुरू हो गया। सामने सांप है, आपको अपने को बचाना है। तो जैसा एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल जो स्राव को, हार्मोन्स को रिलीज करेगी, वो सीधा ब्लड में मिक्स होकर सीधा हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट तक पूरे शरीर में दौड़ेगा। जब एड्रिनल की स्राव बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ेगा। क्यों? आपके पैरों तक खून का दौरा बढ़ना है, या अपने हाथों तक खून का दौरा बढ़ना है, डिफेंस करना है, मारना है, कुछ करना है, फिर दौड़ना है तो पैरों के लिए। हमारे ब्रेन से और हार्ट से काफी दूर में दोनों अंग होती है, हाथ तो काफी नजदीक होती है, लेकिन पैर काफी दूर में होती है। तो वहां के लिए हमारी हार्ट की पंपिंग रेट कई गुना अधिक बढ़ना पड़ता है, क्योंकि फोर्सली अगर ब्लड जाना है तो पाइपलाइन से जाना है पानी, तो फोर्सली जाता है, गति बढ़ाना पड़ेगा ना, उसका क्या नोजल घुमा के और ढीला करना पड़ेगा कि फोर्सली पानी बाहर निकल सके। तो सेम प्रक्रिया यहां दोहराया जाता है। उसके लिए हार्ट की पंपिंग रेट बढ़ जाएगी। जब पंपिंग रेट पूरा फोर्सली भेज रहा है तो रक्त धमनियों को फैलाते हुए खून बाहर दौड़ेगा हार्ट से होते हुए, तब वहां बीपी बढ़ेगा ही ना। जैसे दबाव, वही तो ब्लड प्रेशर है, उच्च दाब निचले दाब को देखते हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। तब वहां बीपी कितना हो जाएगा? हो सकता है 120 का बीपी जो 140, 160, 180, 200 तक भी बढ़ सकता है। आप जितना तेज, जितना रिएक्ट करते हैं उस पर निर्भर करते हो बीपी बढ़ने की प्रक्रिया। और निचले जैसा पंप करके फिर रुक गया हार्ट, तो उस समय रिलैक्स होते समय जो प्रेशर बनेगी वो सिस्टोलिक निचला पे हिस्सा आ गया, वो 80 की जगह 90, 100, कभी कभी 110, 120 तक हो जाती है। वैसे बीपी बढ़ती है। बीपी बढ़ना यहाँ पर हमारे लिए बीमारी नहीं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी रक्षा यंत्र है। और इस घटना से हम मुक्त हो गए, या तो सांप निकल गया तो हम वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद धीरे 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 सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल होगी, तब ब्रेन से संदेश जाएगा कि अभी कोई खतरा नहीं है और सांप निकल चुका है, या तो हम वहां से निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, तो हमारे लिए अभी कोई तनाव नहीं है, हमारे कोई क्या बोलते हैं, नुकसान नहीं है, हम अब पूरी तरह सुरक्षित। तब धीरे धीरे एड्रेनलिन स्राव भी कम हो जाकर एड्रेनल अपने एक्शन कम कर लेगी, धीरे धीरे सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए, तब बीपी नॉर्मल हो जाए। शुगर लेवल भी सेम मैकेनिज्म शुगर में भी चलता है, शुगर लेवल भी बढ़ जाए, पैंक्रियास को संदेश जाएगा, पैंक्रियास इंसुलिन सिक्रेशन बंद कर देगा, लिवर में संदेश जाएगा, लिवर तुरंत अपने फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में भेज देगा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी के लिए। उस समय शुगर लेवल देखोगे तो 200, 300, 400 भी हो सकते, 500 भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट के समय ऐसी होती है।
अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बीमारी नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म, उसके बाद कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर उसमें सेम मैकेनिज्म चलेगी, शुगर भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी, और जैसे स्थिति से हम मुक्त हो जाते हैं तो सारी समस्याएं नॉर्मल हो जाती हैं। ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म। यदि मान के चलिए वहां पर सांप एक बार दृश्य देख लिया, हमारी सबकॉन्शियस माइंड उसको सेव किया, बार बार उसी दृश्य को याद कर रहा था। सांप आया, डसने के लिए पन उठाया, बच गया, दौड़ रहा, फिर हार्ट बीट बढ़ेगा, फिर पल्पिटेशन बढ़ेगा, फिर धड़कन धड़कन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, सारे मैकेनिज्म सेम टू सेम। आपके सामने वह घटना घटित तो हो रहा है या काल्पनिक जगत में वो घटित हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सबकॉन्शियस माइंड को, दोनों घटना उसके लिए दोनों बराबर है। आप सोच रहे हो या आपके सामने हो रहा है, दोनों उसके लिए बराबर है। वो तुरंत गलत संदेश देने लगता है, अलर्ट। तो ब्रेन क्या करेगी, संदेश जैसा मिला फिर अपने डिफेंस मैकेनिज्म की ओर क्या बोलते चक्री का बना देता है। सारे वो शरीर में सारे अंगों को संदेश चले जाएगी, लिवर में चले जाएगा, पैंक्रियास में चले जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम पर चले जाएगी, फिर वहां बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। फिर अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, सो के उठ गया, टैबलेट खा लिया, ट्रैंक्विलाइजर कोई डॉक्टर ने दे दिया, नींद की गोली दे दिया, शांत हो गया, फिर सारी चीजें नॉर्मल। यदि कोई व्यक्ति किसी भय को लेकर, किसी रोग के लिए या फिर किसी घटना को लेकर रात दिन भयभीत होते रहता है, तो उस समय उसका डिफेंस मैकेनिज्म सोते रहेगा या फिर अपना डिफेंस का काम करता रहेगा? वो अपना डिफेंसिंग काम करता ही रहेगा। तो जब तक वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता ही रहेगा 2400 घंटे, ये 2400 घंटे हमारी शुगर बढ़ा रहेगा, 2400 घंटे हमारी अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। ये है साइकोसोमेटिक। शरीर में रोग नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बीपी बढ़ा हुआ। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के हैं, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अधिकांश लोगों में मिलने वाले हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन, बिना कारण का बीपी बढ़ता है, कुछ भी हो सकता है, वो अनुवांशिक हो या फिर उनकी क्या बोलते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, व्यायाम की कमी हो, बहुत आरामदायक जीवन जीने की आदत हो, या फिर तनाव के कुछ भी कारण इस तरह। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन, बिना कारण का बढ़ने वाला बीपी। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, किडनी खराब है, जिसके कारण बीपी बढ़ रहा है, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जब हार्ट को ठीक कर दिया या फिर किडनी को ठीक कर दिया, बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बीमारी का मूल कारण को हटाया, बीपी कंट्रोल में। लेकिन यह बिना कारण का बढ़ रहा है, कारण हमारी माइंड सेट, डिफेंस मैकेनिज्म को हमेशा सक्रिय बना के रखे। अगर मान के चले कहीं ऐसी स्थिति निर्माण हुआ है, अब अपने को सुरक्षा की जरूरत है कुछ दिन के लिए, किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को ले लिए, कुछ दिन तक हम उसको मैनेज कर ली, फिर उसके बाद ठीक होने के बाद उनको वो काम से उनको मुक्त कर दी। लेकिन हमारे अंदर एक भय है, हम किसी नेता के, एक नेता समझ लीजिए, अभिनेता समझ लीजिए, कोई बीजेपी समझ लीजिए, वो हमेशा समाज में डर बना रहता है कि कभी कोई हमला कर सकता है, कई शत्रु हो सकते हैं, कोई अराजक व्यक्ति हो सकते हैं, असामाजिक तत्व उनको केंद्र बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में 365 दिन को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, और 365 दिन सिक्योरिटी तो पद रहता है, लेकिन उसका मन पे लेकिन बने रहती है। एक दिन सिक्योरिटी फोर्स नहीं आए तो वो हिम्मत से बाहर नहीं निकल पाएगा, फिर उनका धड़कन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, चारों को देखते रहेगा, किसी को शक के नजरों से देखते रहेंगे, ऐसे चलते रहेगा। ये सारे सिस्टम रिएक्शन से, तो हमें ये इस विषय को बेहतरीन ढंग से समझना होगा। हम अपने विचारों के कारण बीमार पड़ते हैं। आज उदाहरण के लिए कोरोना का नाम ले लेते हैं, आज लेटेस्ट एग्जांपल। कोरोना वायरस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, वायरस तो है। क्या इन्फेक्शन नहीं हो रहा है? हो रहा है। लोग मर नहीं रहे, मर भी रहे। क्या लोग बच नहीं रहे? बच भी रहे। सारी चीजें ओके, जो भी बोले हाँ हो रहा, हाँ है। अब इसमें प्रश्न में नकारात्मक भी सकारात्मक भी है, मौतें भी है, जीवन दान भी है, लेकिन हम सबको हाँ ही कह पाए, क्यों? तो सारी चीजें हमारे सामने हो रही, लेकिन एक विषय गौर करने का विषय है, लोग बीमारी से जितना मर रहे हैं उससे अधिक लोग डर के कारण मर रहे हैं, हार्ट फेल्यूर के कारण मर रहे हैं,
भयभीत होकर मर रहे, इलाज ना मिलने के कारण, हार्ट प्रॉब्लम के कारण मर रहे, बीपी के कारण मर रहे, अन्य बीमारियों के कारण मर रहे, किडनी बर्बाद हो गई लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा, मर रहा, बाहर तड़प तड़प के मर रहा। ऐसे भी चीज, ऐसे भी स्थितियां। और बड़ी उम्र वाले, पहले से हार्ट प्रॉब्लम से इन्फेक्ट प्रॉब्लम से पीड़ित थे और किसी इन्फेक्शन से पीड़ित है, किसी का टीबी है मान के चले, किसी का न्यूमोनिया है, किसी का ब्रोंकाइटिस है, सीवियर लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित है, उनका अगर कोरोना इफेक्ट हुआ तो उसका मौत तो घातक है। और यहां पर कोरोना हुआ, लोगों का मृत्यु हुआ, इलाज हुआ, बच गया, एक अलग विषय। दूसरा विषय है जब हमारे अंदर कोरोना नहीं हुआ ही नहीं, फिर हम रात दिन उसी को याद कर रहे थे, उसी का माला जप रहे, कोरोना कोरोना कोरोना, राम नाम जपते हैं, गायत्री मंत्र जाप करते हैं, वैसा ही आज लोग कोरोना का जाप कर रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। अरे लिए उसके लिए कुछ करो ना खुद तो, ये बोध नहीं। तो गलत क्या, ये गलत है? गलत तो इंसान का भी नहीं है, क्योंकि उसे सुबह से लेकर रात तक यही शब्द सुनाई दे रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका मित्र हो, आपका फोन कॉल, रात दिन कोरोना। हम सबकॉन्शियस माइंड को किससे हम भर रहे हैं, कैसे फीडबैक दे रहे हैं? कोरोना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? मैं कोरोना के लिए विषय मात्र विशेष रूप से नहीं कह रहा, कोरोना है, हार्ट डिसीज है, लिवर डिसीज है, किडनी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक, हर बीमारी के लिए आज ये आदत बन गया अधिकांश लोगों का गूगल सर्च करना, उनके लक्षणों को सर्च करना, यूट्यूब में सर्च करना, उन लक्षणों को समझने के बाद उस बचाव से ज्यादा भयभीत होने की प्रक्रिया बढ़ गया है। उन लक्षणों को अपने अंदर देखने की आदत बन गई। सर्दी हुआ, कोरोना तो नहीं है, गले में खराश, कोरोना तो नहीं, बुखार भी आया, कोरोना तो नहीं, तेज बुखार 99 आया तो भी कोरोना तो नहीं, पहले दवाई खा लो, पहले से शुरू से खा लो। जो चीज हुआ नहीं उसके लिए भी डरना, और जो चीज हुआ कुछ लोग उससे उसके लिए निर्भीक होकर चल रहा, वो खतरे में भी मोल, ऐसा भी हो रहा। तो दोनों हमारी विवेक पर पर्दा ढकते, पर्दा ढका हुआ विवेक हमें वो ज्ञान से परिचित नहीं कराते। तो बीमारियों के प्रति सोचते 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 रात दिन, दादाजी का हार्ट अटैक से प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं सुना है हार्ट एक जेनेटिक होती है, अनुवांशिक होता है, इस बंदे को पहले हार्ट का प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू हुआ और लक्षणों को देखना शुरू। मैं यहां तक जानता हूं अपने हाथ से, एक बार ऐसे भी लोग अपने स्टेथोस्कोप खरीदते, स्टेथोस्कोप लगाते हुए अपना हार्ट बीट सुनते सुनते रहते, क्या डॉक्टरी करते? अपना डॉक्टरी करते, डॉक्टर के पास डॉक्टर कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद डॉक्टर समझ ही नहीं पाया, पहचान नहीं पाया मेरी बीमारी को, कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, डॉक्टर सारे जांच तो कर रहे लेकिन समझ नहीं पाया, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाता, वो डॉक्टर भी सारे जांच करने के बाद बताया कुछ प्रॉब्लम नहीं, तीसरे डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टरों को बदलते बदलते मोटी मोटी फाइल बन जाती। डॉक्टर कहता है, अंत में एक डॉक्टर देख के समझने के बाद डॉक्टर कहता है इनको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना ज्यादा सही है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन ये व्यक्ति जो है समझने के लिए तैयार नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका है, इतना लो कॉन्फिडेंस हो चुका है कि ये अपने आप को विश्वास ही नहीं कर पा रहे मैं स्वस्थ हूँ। तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, साइकियाट्रिस्ट फिर मनोचिकित्सा करते, उनको दवाइयां दिया जाता है साइकियाट्रिस्ट के द्वारा, उसको दवाइयों के शिकार होते चलता है, जिंदगी ऐसे कहने को बीतते हुए देखने को मिलता है। इसे कहते हैं साइकोसोमेटिक। बीमारी ना होते हुए भी बीमारी का अनुभव करना, उस अंग में कोई रोग ना होते हुए भी दर्द का महसूस करना। साइकोसोमेटिक में दर्द विशेष लक्षण है, शरीर के किसी एक पार्ट में पड़े रहते, वो पार्ट में ऐसे फील होगा जो जैसा नॉलेज उनके अंदर उस बीमारी का प्रति है, वो सारे सिम्टम्स उसमें दिखने लगे। ये बहुत महारोग के रूप में उभर रहा है आज के जमाने। ये पढ़े लिखे गूगल पुत्र जो है ना, ये गूगल प्रेमियों के साथ करना और ही बीमारियां पड़ रही, कुछ भी गूगल में सर्च किए, बीमारी का लक्षण देखो, लक्षण अपने कंपेयर करने लगे, अपने आप को मनोरोगी बना ले रहे।
गूगल में जो दिया गया वो समझा गया, वो समझने के लिए या फिर ज्ञान के लिए, वो ज्ञान अज्ञान के रूप में रूपांतरण हो जाए तो क्या करें? तो विवेक कहाँ पर कमजोर है, हमारी या गूगल में फिर अपलोड करने वाला? तो एक डॉक्टर के पास सारे जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने कह दिया कोई बीमारी नहीं, क्या इतना तो भरोसा करना चाहिए? नहीं, मेरे अंदर कोई रोग है। एक डॉक्टर नहीं समझ पाया, दूसरा डॉक्टर वो भी नहीं समझ पाया, तीसरा डॉक्टर कोई इस शहर में कोई डॉक्टर ही नहीं है, मुझे मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे। वो कई बार बताते भी हमारे हम लोग के पास है, गुरु जी हम लोग समझ नहीं पा रहे, सर जी हम लोग नहीं समझ पा रहे, कितने अभी 4 साल से मैं घूम रहा हूँ डॉक्टर को, कोई डॉक्टर मेरी बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहा। अरे भैया, बीमारी हो तो पकड़ेगा ना, चोरी हुआ ही नहीं, चोर को कैसे पकड़ेंगे? बीमारी हुई ही नहीं, बीमारी को कैसे पकड़ेंगे? और ऐसा सोचते 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 सही में बीमार पड़ जाए। मैं एक जीवंत उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक हमारे भिलाई क्षेत्र के एक व्यक्ति थे, जिनका उस समय एचआईवी का बहुत ज्यादा भय चलता था लोगों में, वो एक फोबिया चल रहा था उससे, एड्स का। माफ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं एक गलत रिश्ते से जुड़ा, तो उसके बाद उनका पति कोई भी हो, उनका उनका उस महिला के पति का एड्स से डेथ हुआ। तो स्वाभाविक है इनका डर पड़ना। हमारे पास आए, बोले बिल्कुल सर मेरा यहाँ लगता है मेरे बच्चे भी हो गया नहीं, पर करवा दो भाई, जांच करवा, टेस्ट करवा लो, लिखवा देते हैं हमारे डॉक्टर से, हम भी लिख देंगे, तुमसे लिखवा देंगे, जाके करवा। नहीं नहीं, अगर निकल गया तो? फिर समझाया, निकला, फिर 4-5 महीने बाद फिर आया, थोड़ा दुबला पतला हुआ, वजन कम हुआ, सारे एलोवेरा सारी चीजें पीते थे, सारे जो बोले वो सारी चीजें पीते थे, जो 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 भी बताया हर चीज यूज करना शुरू कर दिया, हर चीज दवाई 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 दवाई, आयुर्वेद हो एलोपैथी, दवाई तो चल ही रहा, लेकिन मन एड्स के पीछे चला। फिर मैंने बोला रात दिन टेंशन झेलने से अच्छा आर पार की लड़ाई एक बार टेस्ट करवा ना। फिर गए, वैसा जूझते 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 उनका दिखना बंद हो गया। लाख बार समझाता था, उन्हें समझ पाया। अचानक 4 साल बाद रात के समय 8-8:30 के समय शाम में बैठा तो जी मेरे को डायबिटीज हो गया, शुगर आजकल तो सब सामान्य बीमारी। तो ये कैसा हुआ? ये लगातार 3 से 4 साल तक टेंशन से, मैंने अभी तक मैकेनिज्म बताया, बीपी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा। तो वो शुगर बार बार इनको शुगर पर ज्यादा इफेक्ट किया, बढ़ते 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 वैसे चलता है ना। एक डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, इसको बताया नहीं, देखा कुछ कई लोग बोलते मेरे को जांच करवा लो, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर डॉक्टर ने क्या किया, चुपचाप टेस्ट लिखे, 10-15 टेस्ट लिखे, बीच में ठूस दिया एलिसा टेस्ट। डॉक्टर लैंग्वेज का आम आदमी नहीं पढ़ पाता, तो वो लेके दे दिया, वो टेस्ट हो गया, टेस्ट नेगेटिव निकला। तब डॉक्टर ने दिखाया आपका टेस्ट नेगेटिव। तब तक समझ में आया कैसा हो, लेकिन तब तक हुआ एक नया दूसरा बीमारी, शुगर चिपक गया उससे। वो रिलैक्स तो हुआ, मेरा एड्स नहीं है, लेकिन शुगर हो। तो इस तनाव के कारण उनका डायबिटीज डेवलप हुआ, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, किसी का हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, किसी को एलर्जी डेवलप हो जाती है, अर्टिकेरिया हो जाते हैं, शीत पित्त जैसा होने लगता है तनाव के कारण, किसी को माइग्रेन हेडेक होने लगता है। माइग्रेन 100% साइकोलॉजिकल तनाव के कारण होता है, डिप्रेशन के कारण होता है, रात दिन सोचने के कारण होता है, इस तरह का परिस्थितियों का निर्माण होती है। इन चीजों में देखते हुए ये डिफेंस मैकेनिज्म को समझना बहुत विशेष स्थिति है। एक महिला होती है, शादी करके नया परिवार में आती है, सबके साथ खुल के कुछ अपने भावना को शेयर नहीं कर पाती है। उस समय उस घर में थोड़ा सा सैडिस्टिक मेंटालिटी वाले रहते हैं, वे लोग उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, समझ लीजिए। वो महिला बाहर नहीं बोल पा रही है और लड़ भी नहीं पा रही, और जूझते 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 वो महिला 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद
ऐसे रोगों की शिकार हो जाती है, उन महिलाओं में शरीर में कहीं ना कहीं दर्द का शिकायत रहती है, माइग्रेन का शिकायत रहती है, पेट दर्द का शिकायत रहती है, कमर दर्द, घुटने का दर्द का शिकायत रहती है। कोई इंसान अपने आप को खुल नहीं पाता, खुलकर बातें नहीं कर पाता, अपने भावना को शेयर नहीं कर पाता, आदत ही नहीं है, शाइनेस रहती है, ज्यादा ज्यादा शर्मिला मानसिकता वाला रहता है, इंट्रावर्टर रहता है। वो व्यक्ति जूझते 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 देखोगे हर चीज को मन में रखकर उबलता रहता है। उस व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो इस तरह कई बीमारियां, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर, विशेष करके कैंसर, कैंसर तक ऐसी इत्यादि। कैंसर 6 महीना में इतनी विराट रूप ले सकता है। मेरा मेरा घर में मेरा इसका उदाहरण है। जब मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, 1.5 साल बिस्तर में था, मेरी माँ को 74 साल आयु तक कोई दवाई नहीं खिलाता। 25 साल पीरियड में वो हाइपर टेंशन, डायबिटीज होते हुए एक दवाई ना खाते हुए नॉर्मल में रहती थी। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट हमारे घर में मेरी माँ के प्रति होता था। जब मैंने बिस्तर में गया, 1 साल बाद, 1.5 साल होने लगा, जब मैं धीरे धीरे चलने लगा, अचानक उनके पीठ में दर्द शुरू हो गया। अचानक ये 2 दिन में समझ में नहीं आया इतना सीवियर पेन कैसा होता है। कभी इतना फिट थी, जाके जांच करो तो पता चला था उनका इसोफेगस कैंसर हो गया। यह इतने भिलाई के डॉक्टर हरीश शर्मा थे स्वयं का। इतना फास्ट डेवलपमेंट मैंने अपने एक्सपीरियंस में पहली बार देखा। यह मात्र 6 महीना में डेवलप हुआ कैंसर है, और इस लेवल, इतना पीक लेवल तक पहुंच गया है, 24 घंटे भी समय नहीं दिया। समझ गए, मात्र 3 दिन के अंदर मेरे घर की स्थिति बदल। मात्र अपना बेटा जिंदगी में चल, क्योंकि मेरे पास बात ऐसी चलता, मैं चल पाऊंगा कि नहीं, पैर कटेगा रहेगा कुछ भी पता नहीं। और उसको बाईपास करने के लिए बात चल रही थी, पैर के लिए उसको करेगा तो वो पैरालिसिस हो सकता है। बहुत सारी खतराएं थी मेरे साथ। एक लौता बेटा, तो उस माँ पर क्या गुजरी होगी। उस तनाव में वो कैंसर का शिकार। 24 घंटा समय नहीं दिया, आयुर्वेद के औषधियों के मानसिक 3 महीने तक जीवित रख पाया। उसके बाद हमें इस से विदा हो। ऐसे जीवंत उदाहरण कई, मेरा नहीं, कई घरों में आपको मिलेगी। मैं इसलिए कहा, बार बार कहता हूं, मैं जो भी कहता हूं, जो भी एग्जाम्पल लेता हूं, जो भी कहानी बताता हूं, उस शब्द से मेरे जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ 99% केसेस ऐसे रहते हैं। 99% केसेस ऐसे रहती है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा हुआ। मैं कहीं बाहर की एक्सपीरियंस लेकर नहीं बता, मेरे पेशेंट्स को देखा हुआ, मेरे पेशेंट्स ने हिस्ट्री मैंने देखा, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कर मैंने देखा, हमारे योग क्लासेस में मैंने देखा, मेरे थेरेपी में मैंने देखा। इन्हीं अनुभवों को मैं शेयर करता हूँ। बाहर से कहीं एक्सपीरियंस लाने की जरूरत नहीं पड़ता। 34 साल में कई केसेस हम लोग देखे हैं चीजों। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, इनसे बचना है तो हमारा माइंडसेट बदलना है सबसे पहले। और माइंडसेट बदलने में मात्र ये व्यक्ति का नहीं होता, पूरा परिवार का योगदान होता है। अगर किसी घर में एक महिला को, एक पुरुष बीमार है, सारे जांच करने के बाद सारे नॉर्मल निकल रहे हैं, सारे जो रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बीमारी कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा, तो समझ लेना यह व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। पहले उस पर काम करना पड़ेगा, करना जरूरी भी है। उस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का कारण क्या है, जब कारण पता लगा लिया जाए, उस कारण को हटा दिया जाए, साइकोसोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगी। और एक बात बता दूं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के, साइकोसोमेटिक डिसीजेस के लिए इस दुनिया में कोई दवाई नहीं होती। चाहे वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, हाइपरटेंशन हो, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं होती। आईबीएस में भी 4 साल, 5 साल, 6 साल दवाई चलती रहती है। 4,000, 5,000 की कीमती दवाइयां चलती रहती है महीना में, लेकिन वो बीमारी खत्म नहीं होती जब तक उसकी मनोस्थिति को नहीं सुधारते। उस स्थिति बिगड़ने के पीछे जो कारण है, उन कारणों को नहीं हटा पाते। उस व्यक्तित्व को प्रेम, करुणा, वात्सल्य के साथ, एक अपनापन के साथ उसका सहारा नहीं बन पाते परिवारजन, जब तक ये बीमारी को रोक नहीं पाते। तो ये बहुत, इसलिए मैं बता रहा, कम्युनिकेशन, बीच में 2 दिन पहले, मेरी 4-5 दिन पहले जो क्लास हुई थी, कम्युनिकेशन पे बात हुई।
कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे घर में कोई बीमार पड़ रहा है तो हम सारे रोज अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर शारीरिक स्तर पर सोचते हैं, शारीरिक स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर शारीरिक स्तर पर हम कोशिश कर रहे हैं, सारी चिकित्साएं कर रहे हैं, सारी इलाजें कर रहे हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तब समझना पड़ेगा कि ये साइकोसोमेटिक तो नहीं है। डॉक्टर से खुलकर बात करना होगा, ये क्या है, बीमारी का कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, मुझे क्या करना होगा। पत्नी को तो पति का जिम्मेदारी, पति का होता पत्नी का जिम्मेदारी होती है, बच्चों को तो माता पिता का होती है, माता पिता को तो बच्चों का होता है जिम्मेदारी। पहले वहां खड़ा होकर पूछना पड़े मुझे क्या करना है। वो इसका सोच ऐसा ही, वो आदमी ऐसे सोचते रहता है पागलों की तरह, अपने तय मैं क्या कर सकता हूँ। यार मेरी बीवी ऐसे है, ऐसे सोच सोच से बीमार बीमार सोच सोच से परेशान हो जाती है, सबको परेशान कर देती है। मैं क्या कर सकता हूँ इस पर, मैं तो दिखा रहा हूँ, डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ उधर घुमा रहा हूँ, जो चाहे इलाज करवा रहा हूँ, शायद कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप ही सब कुछ कर सकते हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, माता पिता हो या बच्चे हो, आप ही लोग कर सकते हो। इलाज अपने घर से शुरू कर सकते हो, उसका परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रोफेशनल्स का सहारा ले सकते हो। जब तक आप इन चीजों से खुलोगे नहीं, जब तक आप इन विषयों को विस्तार से चर्चा नहीं करोगे, उसको भी सीक्रेट बना के रखोगे, आपके जैसा बैंक बैलेंस बना के रखते हैं, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स बचा के रखते हो तिजोरी में, अपना 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 जो जायदादों को, गहनों को संभाल के रखता हो, वैसा संभाल के रखने से आपके घर वालों का इलाज नहीं हो सकता। इलाज तभी होगा यदि आपके परिचितों के पास जाने में दिक्कत आ रही है, अपरिचित व्यक्तियों के पास चले जाए। रायपुर देख रहे, नागपुर भी ठीक नहीं रहा, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, लेकिन अपना एक रोल जो निभाने का तैयार हो जाओ, क्योंकि आप कितना जिम्मेदार हो। जिम्मेदार ना होते हुए भी आपका फर्ज क्या है इसे समझ रहे। आप हम लोग पैसा खर्च कर लिए, दवाई खिला दिए, इलाज नहीं होता। बीमारी का मूल कारण को पकड़ना होता है, या फिर समझ में आना होता है, संबंधित व्यक्तियों से डिस्कशन करना पड़ता है, इसका मूल कारण क्या है। आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है, अपने परिवारजनों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, क्या घटना है, क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ जो प्रोफेशनल है, जो थेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाट्रिस्ट है या डॉक्टर है, चाहे एक योगाचार्य है, जो भी एक काउंसलर है, लेकिन उनको आपके घर की समस्या के बारे में कारण उनको पता नहीं होता, वो दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकता। व्यक्ति को देखकर सारी चीजें समझ सकता है, व्यक्ति के द्वारा रिपोर्टिंग के आधार पर सारी चीजों को समझ सकता है, उसके आधार पर निर्णय लेना संभव नहीं है। कई बार पेशेंट की भी गलतफहमियां हो सकती है, पेशेंट का भी सोच में गलती हो सकती है, जिसका वजह से कुछ और कारण, वो कारण घर वालों से ही पता चलेगा। तो इस विषय पर जब तक हम फोकस नहीं करें, खुलकर बातें नहीं करें, इसको छुपा के रखेंगे, तो इंट्रोवर्ट मानसिकता के कारण ही ऐसा रोग पनपते बढ़ते सालों सालों तक अपने परिवार के जन, अपने परिवार के सदस्य जूझते रहते बीमारियों से। तो आज हमें जगना है इस विषय पर। अधिकांश बीमारियां, 90% बीमारियां मनोशारीरिक है, मन के कारण उत्पन्न बीमारी। इस मन को कैसे ठीक करना है, मन को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने विचारों को कैसा रखना है, और अपने परिवारजनों को भी कैसा हैंडल करना, उनके विचारों को, उनका प्रेम करुणा वात्सल्य के साथ, अपनापन के साथ, उनको एक आप सुरक्षा कवच कैसा बन सकते हैं। उनको ये लगे अगर मेरा माता पिता मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, और मेरे पति मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरी पति का हाथ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता, यदि मेरे बच्चे मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं लड़ सकता इन बीमारियों से, इन समस्या से। ये आत्मविश्वास दिलाने की जिम्मेदारी उस रोगी को, उस पेशेंट को दिलाने की जिम्मेदारी सारे परिवारजनों का है, किसी एक व्यक्ति का है। जब परिवार खड़ी होती है, परिवार तैयार हो जाती है, कोई भी चिकित्सक, कोई भी थेरेपिस्ट, कोई भी योगाचार्य, कोई भी काउंसलर मिनटों में आपकी समस्या को दूर करने की क्षमता रख सकता है। इस विषय को मैं समझ, बीमारियों के प्रति डरना नहीं, बीमारियों का लक्षणों के प्रति डरना नहीं, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? सुबह उठकर पहले हमें ये विचार रखना चाहिए, आज बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा, खुश रहूंगा, आज मैं पूरे खुशियों के साथ दिन बिताऊंगा, आज मेरे लिए शुभ साबित होगा, मेरे घर वाले सारे लोग अच्छे,
अच्छे लोग, छोटी थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन वो कमियां एक मानव कमजोरी है, मानवीय कमजोरियां है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी अच्छा है, मेरे सामने वाला अच्छा है, मेरे मोहल्ला अच्छा मोहल्ला, मैं दवाई जो ले रहा हूँ दवाई बहुत अच्छी दवाई हो, दवाई मेरे अच्छे बेहतर से काम कर रही है। मैं जो थेरेपी ले रहा हूँ थेरेपी मुझ पर इतना कारगर हो रही है, मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ। मैं योग करता हूँ, योग करती हूँ, योग मेरी सुरक्षा कवच है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस है। योग से मेरी क्षमता है, बल्कि योग करने ज्ञान भी होना चाहिए, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। कर रहे कोई बता के प्राणायाम कर रहे ऐसा लाभ नहीं मिलता, वो प्राण ऊर्जा का क्या फायदा है, वो कैसा काम करते हैं हमारे शरीर, आसनों का प्रभाव कैसा पड़ता है हमारे शरीर पर, ये थोड़ा बहुत प्राथमिक ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए, तब चलकर योग का महत्व पड़ता है, योग का महत्व समझ में आता है, उसका फल भी प्राप्त, ये नियमित योग करना, सकारात्मक विचारों के साथ चलना, नकारात्मक व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना, सकारात्मक व्यक्तित्वों के साथ, सकारात्मक व्यक्तित्वों के साथ, सकारात्मक भावनाओं के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना। जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहते थे तथास्तु देवताएं होते हैं, जब कुछ मत बोले, बुरा मत बोलना, तथास्तु बोल देंगे। कोई बल, हम लोग बोलते थे माँ मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मत बोल, आ रहा हूँ बोल। ऐसे बोलने से उन लोग बोलते थे ऐसा मत बोलना, तथास्तु देवताएं होती है, तथास्तु देवता सही में, मैं बीमार हूँ तथास्तु, मैं रोगी हूँ तथास्तु, मुझे हार्ट अटैक से कोई बचा नहीं सकता तथास्तु, मेरी माँ को पैरालिसिस हुआ, मेरे पिता को पैरालिसिस हुआ, मुझे भी हो सकता है, वो तो हो गई तथास्तु। हम ऐसी वरदान मांग रहे थे, तथास्तु देवता है वही तथास्तु कर रही है। यदि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मेरे पूर्वजों में जो रोग हुए उन रोगों को मात देने की क्षमता मैं रखता हूँ, उसके लिए मैं योग भी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, सक्रिय भी रहता हूँ, मैं अपने आप को सक्रिय भूमिका में रखते हुए पूरा स्वास्थ्य लाभ उठाता हूँ तथास्तु। मेरे एक साला है रिश्ते में, दूर के रिश्ते, और लगभग एक ही वंशज है हम लोग। मेरे दादाजी का हार्ट फेलियर के साथ ही डेथ हुई, उनके इतना सुकून भरा मृत्यु था, ऑफिस में गए, ऐसे बाजू वाले से अपना टेबल वाले को पता नहीं था, ऐसे लिखना शुरू कर, लिख ही रहते, लिखते रहते, ऐसे पेन गिरा ऐसे लटक गया बस, मैंने पेन वैन भाव कुछ पता नहीं, बहुत सीवियर अटैक, मतलब उनको भाव पता था, वो फील करने से पहले वो चले, दर्द रहित था लेकिन बहुत घातक अटैक। मेरे दादी को मुझे पता ही नहीं, मेरे पिताजी बचपन में हुआ था, मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ, मेरी माँ का हाइपरटेंशन डायबिटीज, मेरी डायबिटीज, ये सब कंट्रोल में थे, बिना मेडिसिन कंट्रोल में करते थे, एक लाइफ स्टाइल चेंज करके और कुछ। तो इस तरह चलते चलते हम लोगों का ये चीज हमने देखा। तो वैसा ही वही परिवार के दूसरे चतुर वही भी है, एक मेरा दूर के रिश्ते के साला, वो हमेशा मेरे से कहता था श्रीनिवास कुछ भी बोल, पिताजी तो मेरे को बिरादरी में मिलना ही, पिताजी को तो हार्ट अटैक है, माँ का हार्ट प्रॉब्लम है, पिता का हार्ट प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द माँ को है, मेरे को तो घुटने का, मैं बता दूं सब शायद 1 साल छोटा या बड़ा है, सब कुछ है मेरे को, बड़ा है मेरे से 1 साल बड़ा है। तो अब वो ये स्थिति है, वो डॉक्टर ने वो ये कह दिया बेलूर में, अगर तुम्हें मैं सर्जरी करूं तो तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन दवाइयों के दम पर चलाऊं तो 12 से 13 साल तेरा लाइफ दे सकता हूं। ऐसा क्या है कि 5 साल हो चुका, उसकी भयानक स्थिति मैंने देखा। बचपन से उसका माइंड सेट ये था कि अनुवांशिक रोग है, मेरे साथ होने वाला है, लेकिन उसी वंश से मैं भी हूँ। मैं कभी वो माइंडसेट नहीं किया, समझने के बाद, सीखने के बाद, वैसे तो वरदान के रूप में नहीं मिल गया, मैं पैदा ऐसा नहीं हूँ, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरी एक आदत है पढ़ने की, पढ़ते 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 ये सारी चीजें देखते हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करते करते आज ना, तो आज भी मेरी इस उम्र में ना तो बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट प्रॉब्लम है, मैं बच्चों के साथ दौड़ता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा माइंड सेट किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, मेरे रिश्तेदारों में हुआ। हमारी मानसिक संतुलन बेहतरीन रखना है, मैं हेल्थी, ये मैंने एक बड़े साइकोलॉजिस्ट से सीखा, मैंने इस बात उनके साथ मैं अब तक कुछ टेक्निक सीखने गया था। सीखते समय साउथ इंडिया के एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट, जिनके पास फिल्मी स्टार्स और आपका पॉलिटिशियंस जैसे लोग जाते हैं,
मेरा सौभाग्य ऐसे व्यक्तियों के साथ थोड़ा बहुत कुछ संपर्क में आना, कुछ सीखने को मिला। एक लेख मैंने लिखा एक मैगजीन में, लेख लिखने के बाद उन्होंने एक बार रिप्लाई आया था, आपका आप क्या करते हो, डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट करे। तो जब भी आप यहाँ आओगे, हैदराबाद आओगे, तो एक बार जरूर मेरे से मिल लेना। एक निमंत्रण था मेरे लिए, मेरे लिए एक सर्टिफिकेट था, खुशी का लहर दौड़ रही थी मेरे अंदर, मैं कब जाऊं। एक बार जाते, एक बार मिला भी था। तो बोले जब इतना इंटरेस्ट, इतना सारे जब सीख लेना कुछ चीजें। मैंने सीखा उसी समय। वो सारी चीज मेरे पेशेंट के साथ इम्प्लीमेंट करने में काफी बेनिफिट मिला है। पूरा लगभग 10-12 दिन रुका मैं। उस समय मैंने देखा, उन्होंने कहा मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग कैंसर से डेथ हुए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मेरा मौत कभी कैंसर से नहीं होगा। ये आत्मविश्वास था साइकोलॉजिस्ट। मेरे मौत कभी भी मेरे जिंदगी में कैंसर से हो ही नहीं सकता। ये माइंडसेट आज भी काम कर रहे हो, बहुत बेहतरीन है। साउथ इंडिया में आंखों पर पट्टी बांधकर, विशाखापट्टनम जैसा, जगदम्बा सेंटर जैसा बिजी एरिया में आंखों में पट्टी बांधकर बाइक चलाने वाला एक हीरो था उस जमाने में, वो साइकोलॉजिस्ट, बहुत नाम था। तो ऐसे एडवेंचरस माइंडेड पीपल, वो डायनेमिक मेंटालिटी, वो डायनेमिक पर्सनालिटी, वैसे लोगों को देखने के बाद, संपर्क में आने के बाद हमें लगता है बहुत छोटे हैं विचारों से, आचरण से। तो वैसे लोगों से मुलाकात करें तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हम किसी शराब पीने वाले के साथ बैठे कोई शराब भी सीख पाएंगे, गुटखा खाने वाले के साथ बैठेंगे तो गुटखा ही खा पाएंगे। नकारात्मक व्यक्तियों के साथ बैठोगे, नकारात्मक मिलेगा। चुपचाप बैठे रहे, कोने में पड़े रहने वाले के साथ बैठे रहो तो आपका मानसिकता ही वैसे ही बनेगा। यदि आप जेनेटिक, आपको क्या बोलते हैं, एकदम एनर्जेटिक रहना चाहते हो, एकदम हेल्दी रहना चाहते हो, हेल्थी पर्सन के साथ मिलो, एनर्जेटिक पीपल के साथ मिलो, जो एनर्जी का पर्याय कहा जाता है, उसकी सक्रिय भूमिका निभाने वाले, हंसमुख, हंसते खिलते लोगों के साथ, मित्रता के साथ व्यवहार करने वाले के साथ मिलो, आपकी मानसिकता भी ऐसी बनती जाएगी। हमारे मित्रों को, हमारे साथियों को जोड़ने में भी ऐसे लोगों को जोड़ना है तो शारीरिक, मानसिक, ठीक मानसिक रूप से कम स्वस्थ हो। तो हमारी इस चॉइस गलत होगी। हमारे बच्चे किस तरह के लोगों के साथ घूम रहे हैं, कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हमको नजर रखना पड़ता है। वैसे लोगों के साथ उनको मैनेज करना पड़ता है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य में मानसिकता ना बिगड़े। इसी तरह एक प्रक्रिया होती है हमें अपने मानसिकता को बेहतरीन बनाना। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं, एडवेंचरस माइंड, एनर्जेटिक माइंड, पूरा सक्रिय भूमिका में रहना। और अपने शरीर के प्रति दूसरी व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत आती है, उसके बाद टाइम बहुत ज्यादा बचत। मेरे पास टाइम नहीं बोलने वाला सबसे पहला व्यक्ति वही होता है जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, योग के लिए टाइम नहीं है, अच्छी चीजों के लिए टाइम नहीं है, उसी व्यक्ति के पास ज्यादा समय रहता है, नींद में गुजारता है, ना तो कोने में बैठ के गुजारता है, तो कहीं चैटिंग करते हुए, कहीं पान ठेले में, कहीं तो आपका मोबाइल में दिखेगा, वही व्यक्ति ज्यादा मिलेगा। वैसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, ना खुद का उद्धार करेंगे ना दूसरों का उद्धार करने को, नकारात्मक। ऐसे लोग सबको दूर रहना ही पड़ता है। यदि बदलना सके तो उनको बदले, हमें ना बदले, हम ना बदले, उनको बदलने की कोशिश करो, नहीं बदले तो उनको ही बदल, उनकी मानसिकता को बदलने का कोशिश करें। अगर वैसे लोग नहीं बदल पाते, उन व्यक्तियों को बदल दो अपनी जिंदगी से, हेलो हाई तक सीमित कर दे, और बाकी उतना खास मित्रता ना रहे। जो चरित्रवान हो, एनर्जेटिक हो, मैं बार बार यही कहता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हो, समझदार, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से हमारी समझदारी विशिष्ट स्तर पर चलेगी। तो हमें सकारात्मक भावना में, और हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा, मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं। यदि ये नहीं बन पाता, कोशिश करने के बाद भी नहीं पाता, तब हम लोग रहेंगे ठीक करने। हम लोग संपर्क करें, हम उन चीजों को 10-15 दिन का काउंसलिंग, कुछ थेरेपिस्ट होती है, मनोयोग थेरेपिस्ट कुछ होते हैं, मनोयोग के अंतर्गत, योग के अंतर्गत अलग अलग प्रक्रिया होती है। उन प्रक्रियाओं के द्वारा उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी एनएलपी के जो प्रयोग होती है, 21 दिन में व्यक्ति को बदलता है, वैसा ही मनोयोग में 21 दिनों में व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति को बदलने की मंशा होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। मैं नहीं बदलूंगा, मैं ऐसा हूं जैसा भी, मैं ठीक हूँ, मैं दारू पीते रहूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, दारू नहीं छोड़ सकता, उसको भगवान ही मालिक, हम कुछ। तो ऐसे भाव जिनमें है अपने आप को बदलने का, अपने आप को स्वस्थ बनाने का, वैसे लोगों के साथ हम सब चल सकते हैं। तो अपने आप को, पहली बात, किसी और की आवश्यकता नहीं,
अपने विचारों का रूपांतरण, परिवर्तन से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। यदि नहीं बना पाते तब हमारे जैसा प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। 10% ही हमारी जरूरत पड़ेगी, 90% खुद ही ठीक कर सकते। तो इसी विषयों पर आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आएंगी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट, ओबेसिटी भी, मोटापा भी जो है मानसिक समस्या के तनाव के कारण। ये सब पहले तनाव से मुक्त होना है और तनाव को रोज रिलीज करना है। आने वाले समय समस्या ये प्रक्रिया समझाया जाए। तनाव ना हो ऐसा स्थिति नहीं होता। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा कोई जिनका जिंदगी में कोई तनाव नहीं। तनाव हर किसी का सब होता है, लेकिन उस तनाव को रिलीज करने की प्रक्रिया हमारी जानकारी में होना चाहिए। हर रोज इस तनाव को रिलीज करना चाहिए। तनाव आ रहा है फिर तनाव जा रहा है, लेकिन तनाव रुकना नहीं चाहिए। यह माइंड एक प्रेशर कुकर की तरफ है। जैसा प्रेशर कुकर में कुछ व्यंजन डाल के हमने उसको छोड़ दिया, उसका विजन जो होती है ना, सीटी बजती है, वो सिस्टम हटा दी, गैस से सिस्टम हटा दी, तो क्या होगी? उबलते उबलते एयरटाइट है तो ब्लास्ट होगी। तो हमारे अंदर भी जो तनाव को रिलीज नहीं कर रहे, अगर उसको गैस के सिस्टम है और आपका विजिल है, जैसा विजिल बजा गैस बाहर निकल गया, तो कुकर फटेगा नहीं, भोजन पकेगा। सेम वैसे ही अगर हमारे अंदर तनाव का भरमार है, यदि तनाव रिलीज नहीं हो रहा है, वो तनाव क्या करेगी? तनाव भी अंतर्मुखी हो जाती है, हमारे जोड़ों में, हमारे मसल्स में, हमारे एक एक पार्ट्स में पहुंचते जाए। ये सारे अपना जहां जगह गैप से वायु वहां पहुंचते पहुंचते पूरा स्थिर हो जाए। वो जहां से बाहर निकलने का कोशिश करता है, वो स्ट्रेस, वही पेन। कमर से जॉइंट से निकलने का कोशिश कर रहा तो कमर दर्द, मसल्स का निकलना कोशिश किया तो मसल्स का दर्द, गर्दन से निकलने की कोशिश किया तो गर्दन का दर्द। वो हम प्रेशर बना रहे हैं अंदर से, तो उसको रिलीज करना है दिन में 2 बार कम से कम, एक बार कम से कम, नहीं तो 2 बार रोज रिलीज करना। स्ट्रेस को रिलीज कर लिया, स्ट्रेस रिलीज हो गया, तनाव प्रेशर कम हुआ, अपने डिफेंस मैकेनिज्म बेहतरीन होगी, तब अपने एनके सेल्स की सिक्रेशन बढ़ गया। जब हम इस तरह तनाव में रहते हैं, हमारी शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म भी कमजोर पड़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स की सिक्रेशन कम हो जाएगी। तो हर बीमारी हम पर हमला करेगी, छोटी छोटी कीटाणु अगर हम पर हमला कर देगी, हम उसको सरेंडर कर लेंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। हमारे शरीर की नेचुरल किलर सेल्स के निर्माण कमजोर हो जाएगा, जो बाहर से आने वाली शत्रु कीटाणु को मारने की क्षमता रखती है। एनके सेल्स खत्म हो गया तो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म भी खत्म हो गई, तो हम सरेंडर हो गए बीमारियों के सामने, बीमारी हमें खा गई। यदि हमें स्वस्थ रहना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखना है, तो हमारी माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। हमारी सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होना चाहिए, और पावरफुल है। ये अपने जीवन को बदल सकती है, अपने परिवार को बदल सकती है, एक छोटे से व्यक्ति को महान बना सकती है, वामन से विराट बना सकती है सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसा इस्तेमाल करना है जिंदगी में, वही हमारी लक्ष्य है साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ। साइकोलॉजी ऑफ गुड हेल्थ के माध्यम से इस माइंड मैनेजमेंट को सीखना। अब हम ये नहीं देखेंगे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, हमारे पास 1000 लोग नहीं, कोई टेंशन नहीं। हम 10 लोगों को सुधार देते, 10 लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाती है, उससे ज्यादा संतुष्टि क्या चाहिए? तो हमें इस ओर काम करना है। तो और आगे चल के इसको हम YouTube में भी अपलोड करने वाले कर देंगे, और आप सभी लोग मेरे हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस आगे चल के अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यूट्यूब का काम भी होगा, और प्रत्यक्ष भी होगा, और ऑनलाइन भी होगा। और एक छोटी सी अभियान जन्म लिया है, ये अभियान को विराट रूप देते तक विश्राम नहीं करेंगे। इसी संकल्प के साथ हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी की वह लक्ष्य हासिल करते तक हम विश्राम ना लें, यही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक एक व्यक्ति पहले माइंड को हेल्थी, मेरे नाम रखने के पीछे हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी दोनों क्यों रखे? ऐसा ना, हेल्थी माइंड जब तक ना बने हेल्थी बॉडी संभव नहीं। तो हमें
इस लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में एक बेहतरीन मानसिकता के साथ हमारे जीवन, स्वयं का जीवन, हमारे परिवारजनों का, हमारे संबंधियों का, हमारे परिचितों को सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही। नमस्कार। हाँ, कोई डाउट्स? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ, एक बार और रिपीट करें प्लीज। जी जी। प्रिकॉशन अलग विषय, चाहे कोई भी बीमारी हो। प्रिकॉशन जो है बीमार पड़ने से पहले बचाने के लिए है ना, प्रिकॉशंस में कोई कमी ना हो। और प्रिकॉशन का कमी का मतलब ये भी नहीं हो ना हो वो भी एक साइकोसोमेटिक ना बन जाए। जैसा मैंने बताता हूँ, जैसा एक बीमारी होती है जैसा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वॉशर्स होते हैं, एक चेकर्स होते हैं। इसको अलग से एक बार विस्तार से क्लास लेंगे। वॉशर्स क्या करते हैं, धोया हुआ चीजें बार बार धोते रहते हैं। बाहर ऐसा गया आया, इसमें कोई वायरस तो नहीं आ गया, तुरंत धोया। कोई टेबल को टच किया, तुरंत सैनिटाइज कर दिया। फिर अपने नाक में हाथ लगाया, तुरंत सैनिटाइज कर दिया। घर से पीछे जाकर तुरंत आया, फिर धो लिया। मतलब सुबह से रात तक 50 बार धोते रहते हैं। ये साइकोसोमेटिक है, ये ओसीडी है। एक दूसरे के चेकर्स होते हैं। जैसा घर में कहीं गांव जाना है, सारे चीजें लॉक कर देंगे, बाजू वाले को सोने के लिए बता देंगे, सारे प्रिकॉशंस ले लेंगे। एक बार जाके देखे ताला बंद करेंगे, ताला को लटक के भी देखेगा, ताला खुल तो नहीं रहा। उसके बाद छोड़ देगा, फिर थोड़ी देर दूर जाने के बाद तो शक होती मैं ताला बंद किया कि नहीं। फिर एक बार दौड़ के आके फिर देखेगा, देखा ताला बंद से, फिर जाए। फिर गाड़ी में जाते जाते फिर मन में घूमते रहते, मैं पूरी तरह अच्छे से ताला लॉक किया कि नहीं, लॉक पड़ा कि नहीं। ये चेकर्स होते हैं। मैंने जो परफेक्शन को देखते हुए मैंने जो काम किया अच्छे से किया कि नहीं, ये जो होती है चेकर्स होता है। और जो किसी इन्फेक्शन से, किसी बीमारियों करने से बार बार वॉश करना, बार बार रात दिन वॉश वॉश वॉश। आज ये ओसीडी भी बढ़ रहा है, सैनिटाइजेशन करना हमसे लोग। वो देखिए प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो बोध नहीं होता, हर पल करते तो पूरे एलर्जी का शिकार हो जा रहे हैं, हाथ पैर जला के बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज ओसीडी के अंतर्गत आती है। तो अति हमेशा बीमारी बनती है। एक नियम के अनुसार स्वाभाविक रूप से जितना करना चाहिए वो प्रिकॉशन है। तो प्रिकॉशन लेना गलत नहीं है, लेकिन कहीं प्रिकॉशन के रूप में हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस तो नहीं हो रहे। इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। अभी एक बात अपने एक्सपीरियंस में बताया, एक छोटे बच्चे का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। जिस बच्चे का एक बार क्या हुआ, बहुत एक्टिव बच्चा है ना, हमारे खास परिचित के बच्चा है काफी। वो बच्चे के साथ हुआ क्या है, एक दिन सबके सामने बैठे, एक बच्चे को दूसरे बच्चे को उल्टी हो रहा था। वो तो कुछ सामने भी नहीं है, जो जाके कर लिया, लेकिन ये सुना है बस उल्टी, घर जाके उल्टी करना शुरू कर। घर में किसी अपना एक बार दादी को उल्टी हो रहा था, वो सुना, मैंने उल्टी सुनते इसको उल्टी होना शुरू हो जाता। और ये स्थिति जैसा आया, वो बच्चे इतना एक्टिव बच्चा, मात्र 15 दिनों में मैंने देख रहा हूं अभी इतना धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहा है। अपने आप को सिमट कर अपना फ्रेंड से मिलना बंद कर दिया, साथ खेलने वाले बच्चों के साथ मिलना बंद कर दिया, अपने घर में बैठा रहता। और उसको ये कॉन्शियस इतना ओवर कॉन्शियस हो गया कि इतना छोटे से बच्चा 10-11 साल के बच्चे आधा आधा घंटा का बाल बात, आधा घंटा मतलब बीमारी से बचना है। और छोटी सी खरोच आती है, क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा नहीं, दवाई मैंने रात दिन अभी उसमें लग रहा है बेचारा। बचपन से ये कोई कि जेनेटिक भी होती है, बड़े बड़े में जैसे किसी में सिम्टम रहती है ना, उसमें बच्चे में हम एक नजर रखे हुए हैं अभी उस बच्चे पर। ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीमार है बच्चा,
क्योंकि मानसिकता थोड़ी सी कमजोरी आ रहा है। अगर उसको अभी से सावधानी पूर्वक उसको हैंडल नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाले समय में वो आपको ओसीडी में बदल सकता है या फिर हाइपोकॉन्ड्रिया न्यूरोसिस में बदल सकती है और इंट्रावर्टर हो सकता है भाई से। तो ये चीज हमको अभी से ध्यान देना। ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उस पर नजर रखें, उनके प्यार हम लोग नजर रखे हुए बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। तो ओवर नहीं करना है किसी भी चीज, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। उसी के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, हम कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और कुछ और प्रक्रिया को अपना रहे हैं, तो कुछ प्रक्रिया पर हिम्मत के साथ चलना है। प्रिकॉशन तो लेना ही है हर बीमारी के, लेकिन वो प्रिकॉशन ऐसा ना रात दिन प्रिकॉशन में ही निकल रहा, उस चीज से भी हमें बचना जरूरी है। और कोई प्रश्न और किसी का? तो आज क्लास यहाँ समापन करें, फिर 11 बजे वाली क्लास में सब मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आज का विषय जो है कोविड टेस्ट जो होती है उसके लिए विस्तार से समझना। उसमें भी कई बार गलतफहमी हो जाती है लोगों में। इन सारी चीज़ों को समझते हुए आज आदरणीय पटेल जी का, नरेंद्र भाई का आज कार्यक्रम 11 बजे से होगा। हम 10 मिनट पहले जुड़ने का प्रयास करते हैं, 10 से 11:30 तक उनका समय। उसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर जो भी होकर देखेंगे तो ग्रुप में भी देख सकते। तो आज का सत्र यहीं पर समापन करते हैं। और आपको ये कैसा लगा, कार्यक्रम उपयुक्त था, और अगर कोई और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है और कुछ आप क्या चाहते हैं, किस विषय पर आप कुछ बात मुझे रखने के लिए कहना चाहते हैं, वैसे मैसेज बॉक्स में भी जाकर कर सकते हैं, तब तक ग्रुप में भी मुझे दे सकते हैं। और यूट्यूब में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।